नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में बात करने वाला हूं असिम्प्टोटिक नोटेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत वीडियो होने वाली है। पूरे प्लेलिस्ट में तो एल्गोरिथम पे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। क्या-क्या बात करूंगा, सबसे पहले समझेंगे अगेन व्हाई वी नीड असिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये सारी कहानी है क्या, जो अपनी आदत है हर बात को बेसिक से समझाता हूँ, ये चैप्टर्स हैं। देन जो स्टैंडर्ड 3 नोटेशन है, व्हाट इज बिग ओ, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज थीटा। तो इन तीनों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार देखा होगा लेकिन कोशिश करूंगा बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊं। पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे। देन द कंक्लूजन एंड देन एज द रिचुअल सेज होमवर्क क्वेश्चन, जो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। तो सीधे मुद्दे पे आता हूं, डिटेल में बात स्टार्ट करते हैं। वेदर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वो आपका प्लेसमेंट्स हो, वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, हर जगह एक कंटेंट ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं सिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है। देखिए दोबारा समझिए कि हम यहाँ पे कर रहे हैं अप्रायरी एनालिसिस, यानी कि एल्गोरिदम को ही हम एनालाइज कर रहे हैं। एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करके उसको रन करके नहीं देख रहे। अब विद टाइम होगा क्या, हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एल्गोरिदम के अंदर एक प्रॉब्लम का साइज है ना। अब छोटे वैल्यू पर एल्गोरिदम अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, समझ नहीं आता किसकी कॉस्टिंग क्या है। मान लीजिए अगर एक गाड़ी है, उसको आप 1 किलोमीटर चलाएंगे तो क्या पेट्रोल का कॉस्टिंग है, क्या सीएनजी का है, या डीजल का कॉस्टिंग, क्या इलेक्ट्रिक, डजेंट मेक अ डिफरेंस। जब 300 400 किलोमीटर चलाएंगे, जब 2000 किलोमीटर चलाएंगे, जब 1 लाख किलोमीटर चलाएंगे, तब नंबर समझ आने शुरू होते हैं यार किसकी कॉस्टिंग क्या है ना। तो यही काम हम एल्गोरिथम के साथ करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है इनपुट साइज, तो हमें समझ आता है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ाएंगे, और ये कॉस्टिंग मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम की। यहाँ स्पेस रिक्वायरमेंट लिखा है, भूल जाइए, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, हमारा जो टाइम है वो कैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे। ये एक बेसिक आइडिया है। जैसे किसी एल्गोरिथम का लीनियर हो सकता है, किसी का यहाँ बीच में आया नहीं, किसी का क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये दिस इज क्वाड्रेटिक ओनली, सॉरी, किसी का एक्सपोनेंशियल हो सकता है, किसी का लॉग एन हो सकता है, लाइक दिस। तो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि जैसे जैसे आगे जाएंगे ये हमें टाइम देखना। अगेन ये बिग हो क्या, ये भूल जाइए, बस टाइम की टर्म्स में बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, अब नोटेशंस क्या करेंगे। नोटेशंस का आइडिया ये है सर, ये तो हमने ग्राफ बना लिया। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई कस्टमर आपके पास है, आपने एक सॉफ्टवेयर एक एल्गोरिथम डेवलप किया, और वो जो एल्गोरिथम है ना, वो कुछ इस तरह से चलता है। उसका कोई एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं है, वो कुछ इस तरह से चल रहा है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ये लीनियर है, नहीं लीनियर तो नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं पूरी तरह क्वाड्रेटिक भी नहीं है, अलग अलग तरीके से वेरी कर रहा है। तो या तो इसका जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग है वो आप मैथमेटिकल नोटेशंस में निकालो, जो आपको पागल कर देगा, इजंट इट। कोई बहुत बड़ा क्रिस्प बहुत डिफरेंट सा फंक्शन आएगा ना, जिसको बाद में एनालाइज करना, स्टडी करना, समझना, किसी और को समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, मुकाबलन इसके हम थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काम आती है हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशन। उनकी बैकग्राउंड क्या है, आई विल कम अप टू दिस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज करता हूँ। मान लीजिए यू हैव अ प्लॉट, और आपको एक घर बनाना है। आप एक बिल्डर के पास गए, आपने बताया आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, जो जो भी स्पेसिफिकेशन है, कितना बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, क्या क्वालिटी, ये सब कुछ। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप बिल्डर से एक्सपेक्ट करते हैं दो चीज की, बेटा एक तो टाइम बता दे, कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, मेरे को उसी हिसाब से प्लानिंग करना है, और मेरे को पैसा बता दे। फिलहाल मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ। हो सकता है ये सब कुछ करने के बाद बिल्डर आपसे बोले कि सर एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपीज खर्च होंगे, 15 लाख। अब ये बहुत बढ़िया है। अगर वो एग्जैक्ट बता दे, इवन वो काम भी ले ले, तो अब आप श्योर हैं, और कुछ भी हो जाए मैं 15 लाख से ज्यादा नहीं लूंगा, रिक्वायरमेंट्स ये हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती, एग्जैक्ट आपको पता लग गया यार इतने पैसे का मेरे को हिसाब किताब लगाना है। यस, लेकिन कभी कभी बिल्डर को भी नहीं पता चीजें कैसे चेंज होंगी। थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट अगर चेंज हुई, तो जो मटेरियल आ रहा है उसका अगर कॉस्टिंग चेंज हो गया, तो कोविड चल रहा है, मे बी कभी कोरोना आता है, कभी जाता है, बीच में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लग गई तो क्या करेंगे। तो बिल्डर अब थोड़ा स्मार्ट प्ले करता है, बोलता है सर मेरे को ज्यादा नहीं पता, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए 20 लाख से ज्यादा तो नहीं लगेगा। इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। एग्जैक्टली कितना लगेगा आई डोंट नो, बट इंस्टेड ऑफ लेट मी गिव यू नाउ, नोट डाउन माई वर्ड्स, लेट मी गिव यू, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एन एग्जैक्ट कॉस्ट, लेट मी गिव यू एटमोस्ट कॉस्ट, अपर बाउंड कॉस्ट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक आइडिया ये भी हो सकता है कि बिल्डर बोले कि सर मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जिस तरह का अंडरस्टैंडिंग और इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्योंकि मैंने पहले बनाया, कम से कम 10 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे, उससे कम नहीं लगेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। हाँ, वो भूल जाओ, 10 से कम में होगा, ज्यादा कितने लेंगे मेरे को नहीं पता, कम से कम 10 लगेंगे।
ये 3 इंफॉर्मेशन है। लेट मी से दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। ऑब्वियसली इन सब में एज अ कस्टमर हमारे काम का स्टेटमेंट नंबर 1 है। अगर यार एग्जैक्ट बता दे तो बात समझ आ जाए। और यहाँ पर एसिम्प्टोटिक नोटेशन में उसी को बोलते हैं थीटा, यानी कि टाइड बाउंड। यस, देन अगर ज्यादातर केस में होता ही है कि थीटा से हम नहीं बता पाते, मतलब थीटा में हम बता ही नहीं पा रहे, एल्गोरिथम इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये बोल पाना कि वो एग्जैक्टली एन लेगा या इनसे कभी थोड़ा ज्यादा लेगा, नहीं समझ आ रही बात। तो अब हो सकता है अपर बाउंड, जिसमें मैं क्या बोलूं, इसको हम बोलते हैं बिगो। ना दिस अपर बाउंड इज नथिंग बट बिगो। मैं इस तरह से तुलना कर रहा हूं कि आप फॉलो कर पाए। और बिगो का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं लिख देता हूं बिगो ऑफ एन स्क्वायर। सर कुछ भी हो जाए, एन स्क्वायर के ऊपर तो नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। इसलिए हम आमतौर पे बिगो बिगो यूज कर रहे होते हैं। वाई बिगो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी, नीचे नीचे रहेगा। तो आप श्योर तो है सॉफ्टवेयर बनाते हुए यार कुछ भी हो इतने टाइम में तो मैं आंसर कर ही दूंगा। एंड नाउ दिस इज ओमेगा, लोअर बाउंड इज ओमेगा। सपोज आई से दिस इज लॉग एन फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ भी हो कम से कम इतना कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। नाउ एज अ डिजाइनर, एज अ एनालाइजर, हमें तो एनालाइज करना है ना। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, हमारे लिए सबसे काम का होता है थीटा। एंड देन अगर वो ना मिले देन यू गो टू बिगो, कि यार एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहे, अपर बाउंड ही बता दो कि इससे ऊपर ना जाए। और सबसे खराब है ओमेगा। आमतौर पे आपको ज्यादातर केस में बिगो नोटेशन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस छोटे से एग्जांपल से कुछ बात आपको समझ आई होगी। यही कहानी यहाँ पे है। कंक्लूड कर रहा हूँ पहला पॉइंट कि व्हाई यू नीड असिम्प्टोटिक नोटेशन। हम जो भी एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, हम उसका एग्जैक्ट कॉस्टिंग लिखना चाहते हैं मैथमेटिकल नोटेशन पे, जो कि ज्यादातर केस में करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसको लिखने के लिए, अंदाजा लिखने के लिए हमने 3 नोटेशन बनाई है। एक है बिगो, जो कहती है कि मेरा जो कॉस्टिंग है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, दिस इज काइंड एन अपर बाउंड। एक है ओमेगा, और बिग ओमेगा टू बी प्रिसाइज, जो बोलती है इससे नीचे नहीं जाएगा। और तीसरा है थीटा, जो बोलता है एग्जैक्ट यही कॉस्टिंग रहेगा। ज्यादातर केस में एग्जैक्ट कॉस्टिंग मिल नहीं पाती, तो हम अपना काम चलाते हैं अपर बाउंड से, वर्स्ट केस सिनेरियो से। यस, दिस इज आइडिया सर। तो नाउ अब मैं इस बात को पढ़ता हूं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर द मैथमेटिकल टूल्स टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। द मेन आइडिया इज कि हम मेजर करें एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम डज नॉट डिपेंड ऑन द मशीन स्पेसिफिक कांस्टेंट्स। वो तो मैंने बता ही दिया, क्या हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एल्गो पे काम कर रहे हैं। और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि वो कितना टाइम लेगा, जिसकी मदद से हम उसको बाकी एल्गोरिथम से कंपेयर कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ बिगो नोटेशन के पास। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे उसी आइडिया को समझाने की कोशिश है। लेफ्ट हैंड साइड पे और एक्स एक्सिस पे टू बी प्रिसाइज, ये हमारा इनपुट साइज है n, और ये वाई एक्सिस पे मान लीजिए हमारा टाइम है। हमारा जो हीरो है वो है फंक्शन fn। अब आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला छोटी वैल्यू पे इट कुड बी रैंडम, बट ये fn समय के साथ ऐसा ग्रो होता है। दिस इज हाउ दिस fn इज गोइंग। और fn कोई बहुत पॉपुलर फंक्शन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक gn एक फंक्शन है जो वेल नोन फंक्शन, मेरे को समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है। एंड नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग मेरे को एक बात पता है सर, मेरे को ये बात पता है। लुक एट दिस थिंग नाउ। सी को भी भूल जाओ, सी की क्या कहानी है। fn कुछ भी हो जीरो पे नहीं जा सकता, और fn कुछ भी हो gn के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो gn हो सकता है मैं fn स्टडी ना कर पाऊं, पर अगर मैं ये बोल दूं कि यार मेरा जो फंक्शन है ना ये कुछ भी हो gn के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी तो एक तरह का इंफॉर्मेशन है ना। ये इंफॉर्मेशन मुझे अलाउ करेगा ना कि मैं वर्स्ट केस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूं। दिस इज एन आइडिया, है ना। तो fn विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट विल बी लेस देन इक्वल टू gn। एंड व्हाट इज दिस सी? सी इज अ कांस्टेंट। अभी आपको समझाऊंगा। कांस्टेंट से स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा जो फंक्शन है, मेरा फंक्शन है n, सिंपली n, है ना। और gn जो है वो है n स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, कैन आई से n स्क्वायर, n जो है वो n स्क्वायर से छोटा है? हाँ, n स्क्वायर से छोटा होगा। ये कितना भी कूदी मार ले n स्क्वायर को तो नीचे ही रहेगा। अब रही बात कांस्टेंट की, अगर मैं n को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे बताओ, और इवन सपोज 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप 2 पे चेक करोगे सर, तो 2 पे n स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4, 2 इंटू 100 ही आएगा 200। आप बोलोगे fn जीत रहा है, लेकिन फिर वही बात, कुछ समय तक जीतेगा ना, बढ़ाते जाओ वैल्यू, ये तो स्क्वायर कर रहे हो ना। मान लीजिए ऊपर 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? देयर यू सी 10,000। इधर 100 इंटू 100 करोगे कितना आएगा? अगेन यू सी 10,000। 100 पे बराबरी हो जाएगी। 101 पे आप चेक करोगे तो ऊपर वाला जीतेगा, बिकॉज ये हो जाएगा 101 इंटू 100, लेकिन वो होगा 101 इंटू 100। तो पॉइंट ये है,
लॉन्ग टर्म पे जब हम एनालाइज करेंगे तो समझेंगे कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसा समझो, मान लो एक लीनियर फंक्शन ऐसे जा रहा है लाइक दिस, मैं उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, स्लोप सेम रहेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एन स्क्वायर से ग्रो कर रहा है ना, वो कभी ना कभी इस स्लोप को भी कट कर देगा। आप कांस्टेंट कितना भी बड़ा क्यों ना कर लो, तो लॉन्ग रन में कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। अब इस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे कैसे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक और बात, ये एन नॉट क्या है, ये वो स्टार्टिंग वैल्यू जिससे छोटी वैल्यू पे हम मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पर हमारे केस में वैल्यू होगी 100, 100 तक बिहेवियर ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है छोटी वैल्यू पर आपको लगे कि एन स्क्वायर बढ़िया है, एन इंटू 100 इतना अच्छा नहीं है, बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि नहीं भाई, अल्टीमेटली वो बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, यही आपको फायदेमंद रहेगा। नहीं, टाइम की बात हो रही है ना, खर्चे की बात हो रही है, जितना कम खर्चा उतना बेटर है। देन you'll अंडरस्टैंड कि यार ये वाला ही बेटर काम करेगा, नीचे वाला बेटर काम करेगा। यस, तो दिस इज एन आइडिया। तो हम बोलते हैं हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो एन नॉट के ऊपर है, एन नॉट के बाद बिहेवियर चेंज नहीं होगा, उससे पहले चेंज हो सकता है, डजंट मेक अ डिफरेंस। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि एफ एन जो है वो या तो छोटा रहेगा तो बराबर रहेगा जी एन के, उससे ऊपर नहीं जा सकता, है ना। इस बात को लिखते कैसे हैं, इस बात को लिखते हैं एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन। अब ये नोटेशन समझना बहुत जरूरी है, कि सब कुछ तो समझ आया, नोटेशन आप समझे नहीं, है ना। बचपन में मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, बचपन में दोस्त दोस्त आपस में खेलता है ना, कहते तू गधा है, फॉर एग्जाम्पल एक ने दूसरे बोला तू गधा है, तो पहला बोल रहा है दूसरे को, या दूसरा बोल रहा है पहले को कि जो कहता है वही होता है। तूने मेरे को बोला तू गधा है, जो कहता है वही होता है, तो मैं गधा नहीं, मैं गधा नहीं हूँ, ये वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो यही काम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। वो क्या, बड़ा कौन है, जीएन बड़ा है, जो बड़ा उसी के पास नोटेशन है। बाद में आप ये भूल जाओगे इसको लिखूं कैसे, ये बिगो में एफएन के पास लगाऊं या ये बिगो में जीएन के पास लगाऊं। सो दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, जो कहता है वही होता है, जिसके पास नोटेशन है वो बड़ा है, और कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कांस्टेंट है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो, धीरे 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 विद टाइम कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी कि आपको समझ आएगा कि यार ये इररिलेवेंट हो गया है। बात समझ आती है। तो दिस इज बिगो नोटेशन। ठीक इसके उल्टा ओमेगा, अब आप बिगो समझ लेंगे, ओमेगा में इतना समझ टेंशन नहीं होगा कि दिस इज लाइक लोअर बाउंड। तो अब इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, एफ एन है, ये जी एन जो है इसके नीचे है। एफ एन कितना भी नीचा गिरे, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि यार एफ एन ना जी एन के नीचे नहीं जाएगा कम से कम, ये भी तो अपने आप पे एक इंफॉर्मेशन हुआ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से बड़ा है सी ऑफ जी एन, सी तो जस्ट एक कॉन्स्टेंट है, एंड देन एफ एन उससे बड़ा है। तो यहां पर जीएन जो है वो एक लोअर बाउंड की तरह काम करेगा। अगर मैं अब ये भी बोल दूं कि मेरा एल्गोरिथम कुछ भी आप कर लें वो लॉग इन के नीचे नहीं जाएगा, ये भी तो एक तरह का इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आइडिया क्या है, आइडिया ये कि एफ एन जो है वो सी एन से बड़ा है, जीएन से या तो बड़ा या बराबर है, बट छोटा नहीं हो सकता, यही अंडरस्टैंडिंग है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि यू हैव एन ओमेगा नोटेशन, और अगेन वो वाली बात याद रखना, जो कहता है वही होता है। ओमेगा इज अ लोअर बाउंड, जिसके पास ओमेगा है वो छोटा है। बिगो इज एन अपर बाउंड, जिसके पास बिगो है वो बड़ा है। तो अगर मैं लिखता हूँ एफ एन इज बिगो ऑफ जीएन, इसका मतलब जीएन बड़ा है। अगर मैं लिखता हूँ एफ एन इज ओमेगा ऑफ जीएन, इसका मतलब जीएन छोटा है। जो कहता है वही होता है, जिसके पास नोटेशन है वही बिहेवियर शो करता है। अगेन कांस्टेंट आप जाते हैं, रिलेवेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं पहले समझाने की कोशिश कर चुका हूं। इन दोनों में बिगो बेटर है, क्योंकि वो हमें वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करता है। वो कहता है कुछ भी हो इससे ऊपर नहीं जाएगा। लोअर बाउंड आमतौर पर कहीं यूज होता नहीं है। अब ये तो बेस्ट केस काइंड ऑफ बता रहा है, तो इसीलिए आप बहुत रेयर केस में ये ओमेगा नोटेशन देखेंगे। अल्टीमेट आइडिया क्या है, थीटा बाउंड। अगर आप एकदम टाइट बाउंड मुझे बता दें, देयर यू सी सेम फंक्शन है जीएन, बट अगर मैं कांस्टेंट वेरी करा के इसके बीच में कहीं आपको सेटल कर दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीएन एक फंक्शन है, लेट मी से एन प्लस, और शुड आई राइट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 5, मान लो एक फंक्शन है, और कांस्टेंट की मदद से अगर मैं लिखूं जीएन इज नथिंग बट एन स्क्वायर। अब यहां पर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, डोंट यू सी कि ये फंक्शन इन दोनों के बीच में ही घूमता रहेगा, अल्टीमेटली तो एन स्क्वायर ही है ना। तो देयर यू सी द वैल्यूज, जीरो, जीरो से बड़ा कांस्टेंट, जीरो से बड़ा जी1, उससे बड़ा एफ एन, और उससे बड़ा जी एन, बट अगेन इधर कांस्टेंट C1 रखा है, C2 रखा है। बेसिकली कांस्टेंट्स के साथ थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना, बस वो वेरिएशन। बेसिकली इट एक्चुअली मीन्स दैट एफ एन इज इक्वल्स टू जी एन। ये बेसिकली सेम फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट को तो मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ कि दैट नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन, है ना। तो अगेन अगर मैं लिखता हूँ
Fn इज इक्वल्स टू Gn, तो यहाँ पर मैं थीटा लिख सकता हूँ. थीटा मीन्स टाइट बाउंड, थीटा मीन्स इक्वल, सो Fn इज थीटा ऑफ Gn. और थीटा एक ऐसा फंक्शन है, आप अगर उल्टा भी लिखेंगे Gn इज थीटा ऑफ Fn तो भी बात का मतलब चेंज नहीं होगा, बिकॉज इक्वल मीन्स इक्वल, ए इज इक्वल्स टू बी, सो बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए. दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने कोशिश यही की है कि ना इसका फंडामेंटल मैथ मैं आपको समझाऊं. ये एग्जांपल को याद रखिएगा. क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें एनालिसिस करना है, अंदाजा लगाना है. अगर आप थीटा में आंसर कर पाए तो एग्जैक्ट, अगर नहीं कर पाए तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड अंदाजा लगाने की हम कोशिश करते हैं, और इसी के लिए हमने 3 नोटेशन बनाए हैं. यहाँ पर एक और आइडिया होता है स्मॉल नोटेशन का, वो मैं बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूँ. और ये फाइनल कंक्लूजन याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. Fn is big O of Gn का मतलब Gn बड़ा है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ Fn is A and this is like B, A is less than equal to B. Fn is omega of Gn, Gn छोटा है क्योंकि उसके पास ओमेगा है, तो A is greater than equal to B. Fn is theta of Gn, it is A is equals to B. ये दो नोटेशन हमारे पास होते हैं. एक हम बोलते हैं बिग नोटेशन, एक बोलते हैं स्मॉल. बिग में तीनों नोटेशन होते हैं. हमारे पास बिग O होता है, हमारे पास ओमेगा, बिग ओमेगा होता है एंड बिग थीटा होता है. स्मॉल में वी राइट स्मॉल O एंड वी राइट स्मॉल ओमेगा लाइक दिस. स्मॉल में थीटा नहीं होता, दो नोटेशन होती है. और चेंज क्या है, स्मॉल में स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहता है. तो अगर मैं लिखता हूँ Fn इज स्मॉल ऑफ Gn, इट मींस Fn इज स्ट्रिक्टली लेस देन Gn, वो कभी बराबरी भी नहीं करेगा. या अगर मैं बोलता हूँ Fn इज ओमेगा ऑफ Gn, इट मींस Fn इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Gn, वो कभी बराबर भी नहीं आएगा. ये वाली कहानी है. ये सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए लोग पढ़ते हैं. मैंने प्रैक्टिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्हें कहीं यूज होते देखा नहीं. और क्योंकि आप समझ रहे कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर या लेसर है तो इक्वल टू का स्कोप होता नहीं है. सो दैट इज द रीजन वी डोंट हैव थीटा इन द स्मॉल नोटेशन केस, है ना. तो स्मॉल नोटेशन भी क्या है वो भी आप समझ गए, और ये पूरी नोटेशंस का जो फंडामेंटल आइडिया ये भी आपको क्लियर हो गया. कंक्लूजन अगेन याद रखना है, सबसे यूजफुल नोटेशन थीटा है, बट वो हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते. तो अंदाजा लगाने के लिए बिग ओ आमतौर पे हमें सबसे यूजफुल रहती है, और ओमेगा लीस्ट यूज नोटेशन है आउट ऑफ ऑल, है ना. स्मॉल नोटेशन भी कभी यूज नहीं होती, प्रैक्टिकली बिग नोटेशंस ही आमतौर पे यूज यहाँ पे हुआ करती है. नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन, which of the following is the most useful asymptotic notation? Now I think you can answer. It is big O, omega और theta. Most useful कौन सा होगा, है ना. वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सर. हमारा काम उसी से चलता है, हमें मोटिवेशन उसी से मिलता है. और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट लेटेस्ट कंटेंट की और जो भी नोटिफिकेशंस है, जॉब नोटिफिकेशंस वाली वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए. भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे.